हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ पर हम स्टार्ट करने को जा रहे हैं आपके सीटेट जो आपका जुलाई 2024 में होने वाला है, और एमपी वर्ग 3 की जो नई भर्ती आएगी उसके लिए सीडीपी की क्लासेस यहाँ स्टार्ट करेंगे। तो आप देखिएगा, दोनों के जो सिलेबस हैं बिल्कुल सेम ही हैं। आपको यहाँ पर कुछ भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी सीडीपी के जो टॉपिक्स होते हैं ये हर टेट एग्जाम्स में लगभग पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे आपका रीट हो या आपका यूपी टेट हो, एच टेट हो, या फिर छत्तीसगढ़ में जो परीक्षा होती भर्ती परीक्षा। ठीक है, इसके अलावा आपका सी टेट और एमपी वर्ग 3 के लिए तो मुख्य रूप से आपके सेशन होने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट टॉपिक दिया गया होता है सिलेबस में, वो होता है आपका बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से कवर करने हैं, क्योंकि ये समझ पर बेस होते हैं। यदि आप इनको समझ लेते हैं तो आसानी से इनसे बनने वाले क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो जो वर्ग 3, अब कुछ बच्चों का यहाँ पर कमेंट्स रहता है कि वर्ग 3 की वैकेंसी कब आएगी। अब ये वर्ग 3 है क्या, जिसे हम एमपी टेट कहेंगे। ठीक है, एमपी टेट है ये। इसमें वर्ग 3, वर्ग 2 और वर्ग 1 करके होता है। तो जो वर्ग 3 वाले अभ्यर्थी हैं, अब एमपी में भी रूल्स बन गए हैं कि जो पहले तो आपकी मेंस एग्ज़ाम होगी, इसके बाद आप पहले प्री एग्ज़ाम होगी, इसके बाद मेंस होगी। ठीक है, जिसे हम पात्रता परीक्षा और फिर चयन परीक्षा कहेंगे। तो इस तरीके से जैसे वर्ग 2 की अभी पात्रता परीक्षा हो चुकी थी और इसकी चयन परीक्षा होनी है। तो अब कई बच्चों के कमेंट्स रहते हैं कि क्या एमपी टेट वर्ग 3 की वैकेंसी इस वर्ष आएगी या नहीं आएगी। तो आपको बता दें, बहुत सारे पद यहाँ पर खाली हैं। कई तो प्रमोशन से पद खाली हुए हैं और कई रिटायरमेंट से भी। तो लगभग 15-20 हज़ार पद जो हैं वो प्राइमरी टीचर के खाली पड़े हुए हैं। तो इनको ज़रूर भरा जाएगा और इस सरकार के पास भी इसका आंकड़ा है। अब बात आती है आपकी तैयारी की कि आप तैयारी कैसे करते हैं। अब कुछ ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनको केवल नोटिफिकेशन का वेट रहता है कि नोटिफिकेशन आने के बाद से तैयारी करेंगे। तो आप देखिए, कंपटीशन बहुत लेवल तक बढ़ चुका है और आपकी जो तैयारी, पहले की तैयारी ही आपके एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करवाती है। जो 1-2 महीने पढ़ कर के एग्ज़ाम देते हैं तो वो सबके मध्य में रहते हैं। लगभग जैसे 100 अंक का आपका एग्ज़ाम होता है तो लगभग 60 अंक मतलब अधिकतर बच्चों को मिल जाते हैं, 70 तक मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपका जो सिलेक्शन रहता है वो आपके 10 से 15 अंक के बीच ही आपका कंपटीशन रहने वाला है। तो इन्हीं अंकों को आपको गेन करना है। ठीक है, और सीटेट के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासेस रहेंगी। तो यहाँ पर पूरा हम आपको डीप में पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप क्लासों से ज़रूर जुड़िए। ये हमारी क्लास नंबर 1 रहने वाली है। तो आपको ये नहीं देखना कि किसके लिए क्लासेस चल रही, सी टेट के लिए, एमपी टेट के लिए, यूपी टेट के लिए। आपको तो आपका टॉपिक देखना है। यदि टॉपिक सेम है तो बिल्कुल यही मैटर, कोई मैटर तो बदलेगा नहीं। ठीक, तो देखिए, आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। आप वर्ग 3 वाले जो अभ्यर्थी हैं वो मतलब जो पुराना नोटिफिकेशन आया था उसी के सिलेबस को यहाँ पर देखना है, उसी को आपको फॉलो करना है और वही चीज़ें यहाँ पूछी जाएंगी। और हम धीरे धीरे आपके सारे मतलब जो सब्जेक्ट की क्लासें हैं वो स्टार्ट करेंगे। जैसे ईवीएस की भी क्लासेस आपको देंगे, ताकि आप अभी से उसकी तैयारी कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि आप 1-2 महीने में तैयारी करके सिलेक्शन पा लेंगे। पहले से जो तैयारी करता है वही सिलेक्शन यहाँ पर लेता है। तो यहाँ देखिए, जो बाल विकास की अवधारणा है, तो डायरेक्ट हम बाल विकास नहीं पढ़ेंगे। थोड़ा सा आपको पहले मनोविज्ञान के बारे में बताएंगे कि मनोविज्ञान होता क्या है। फिर जो मनोविज्ञान है इससे कई शाखाओं का उदय हुआ। आगे चल के आप पढ़ेंगे बाल मनोविज्ञान क्या होता है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है। तो मनोविज्ञान की कई शाखाएँ हैं, लेकिन ये सब जो है रीट के अंदर पढ़नी होती। हमें मुख्य रूप से जो आपका है विकासात्मक मनोविज्ञान क्या होता है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है, ये चीज़ें पढ़नी हैं। तो देखिए, मनोविज्ञान जिसको कहते हैं साइकोलॉजी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि जो मनोविज्ञान है वो क्या है। तो मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार, अब यहाँ प्राणी के तौर पर आप मनुष्य समझेंगे, जीव जंतु भी आ जाएंगे। ठीक है, तो प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। अब जहाँ कहीं भी हम बात करेंगे आपके मानसिक विकास की, तो आपको दैहिक मतलब शारीरिक, ठीक है, जिसको हम शारीरिक विकास भी कहेंगे। तो मानसिक और दैहिक विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभी आगे चल के हम विकास के सिद्धांत जब पढ़ेंगे या जो विकास के आयाम पढ़ेंगे, वहाँ इसको अच्छे से आपको बताएंगे। ठीक है, तो मनोविज्ञान क्या है, एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक तथा व्यवहारिक
या दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान में मानव व्यवहार के साथ साथ पशु पक्षियों के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। तो ये आपको मेनली याद रखना है कि मानव व्यवहार का अध्ययन तो होगा ही मनोविज्ञान में, साथ ही साथ आपके पशु पक्षियों का भी व्यवहार का अध्ययन इसमें किया जाता है। अब मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जो मन का अध्ययन करती है, अर्थात मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। अब मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो साइकोलॉजी कहते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो साइकोलॉजी शब्द है इसकी उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से और किस किस शब्द से हुई है, तो ग्रीक कह दें या यूनानी, इस भाषा के दो शब्दों से। एक तो साइकी होगा, इसकी आपको थोड़ी सी स्पेलिंग याद रखनी है। स्पेलिंग होती है PSYCHE, पूछ लेता कभी कभी, तथा लोगोस यानी LOGOS, इससे मिलकर हुई है आपके साइकोलॉजी की उत्पत्ति। और इसमें साइकी का अर्थ होता है आत्मा, जिसे सोइल कहेंगे, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, स्टडी या नॉलेज। अतः अंग्रेजी शब्द जो साइकोलॉजी है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आत्मा का अध्ययन या आत्मा का ज्ञान। अब ऐसा उत्पत्ति के टाइम पर माना जाता था कि आत्मा का अध्ययन जो है वो साइकोलॉजी है, लेकिन फिर धीरे धीरे इसका विकास होता गया। तो कई विद्वान आए जिन्होंने मन का विज्ञान कहा, कई ऐसे विद्वान रहे जिन्होंने आत्मा का विज्ञान कहा, कई ऐसे विद्वान आए जिन्होंने चेतना का विज्ञान कहा मनोविज्ञान को। फिर जो वर्तमान में प्रचलित है वो व्यवहार का विज्ञान है। तो यहाँ हमें सारी चीज़ें पढ़नी हैं। अब देखिए जो मनोविज्ञान होगा उसकी कई शाखाएं होंगी। तो यहाँ हम देखेंगे बाल मनोविज्ञान, ठीक है। अब बाल मनोविज्ञान जिसे चाइल्ड साइकोलॉजी कहेंगे और इसी को हमें पढ़ना है। तो बाल मनोविज्ञान बालक के मन और स्वभाव का अध्ययन करता है। अभी मन की बात की जा रही थी, लेकिन यहाँ स्वभाव आ गया, अर्थात बाल मनोविज्ञान बालकों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। अब बालकों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन का मतलब क्या होगा कि जहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बच्चों के अकॉर्डिंग हों, मतलब बच्चा उसको समझ पाए, बच्चे की रुचि किस चीज़ में है, बच्चा क्या समझता है, कैसे वो सीखेगा, ये सब चीज़ें मतलब बच्चे की रुचि इच्छाओं को ध्यान में रखकर जो मतलब मैटर तैयार किया गया, उसी का अध्ययन हम बाल मनोविज्ञान में करते हैं, ठीक है। अब देखिए बालक के विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वो मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि बालक का विकास जैसे जैसे होता है, सबसे पहले बालक जो होता है वो गर्भ अवस्था में होता है। तो यहाँ पर किस तरीके से बालक का विकास हुआ, कैसे कैसे उसके हाथ पैर बढ़ते चले गए, किस अवस्था में उसका जो पोषण है वो क्या रहा, फिर बालक आया शैश अवस्था में, फिर बालक बाल्यावस्था में आएगा, फिर बालक किशोर अवस्था में आएगा। तो इस तरीके से जो विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं इनमें बालक का कैसे कैसे विकास होता है, इन सभी का अध्ययन कहाँ पर करते हैं हम, बाल मनोविज्ञान में। अब देखिए जब इसके अध्ययन का क्षेत्र विस्तृत हुआ, अभी तो बाल मनोविज्ञान में बता दिया कि इतनी चीज़ों का अध्ययन होगा, लेकिन ये भी पूरा अध्ययन यहाँ पर नहीं हो पा रहा था बालक का, ठीक है। संपूर्ण मतलब जो होता है जिसे हम व्यापक कहेंगे वो यहाँ पर अध्ययन नहीं हो पा रहा था। तो इसका जो विकास का क्षेत्र जब विस्तृत हुआ, अर्थात गर्भ अवस्था से किशोर अवस्था तक, तो आज बाल मनोविज्ञान को बाल विकास कहा जाने लगा। मतलब पहले यहाँ जो बाल मनोविज्ञान था उसमें किशोर अवस्था तक का अध्ययन नहीं करते थे, वहाँ केवल बाल्यावस्था तक का अध्ययन होता था। तो ये सीमित क्षेत्र था, लेकिन जब इसका क्षेत्र बढ़ाया गया, मतलब बालक का जो विकास है वो गर्भ से लेकर किशोर अवस्था तक होने लगा, तो फिर इसी बाल मनोविज्ञान को क्या कहा जाने लगा, बाल विकास कहा जाने लगा। तो आप याद रखिए बाल विकास क्या कहलाता है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि जो बाल मनोविज्ञान है इसका क्षेत्र सीमित था, क्योंकि यहाँ पर बच्चे की गर्भ से लेकर के बाल्यावस्था तक का अध्ययन होता था। लेकिन जब इसका विकास क्षेत्र विस्तृत हो गया, मतलब जब बच्चे की गर्भ अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक के विकास का अध्ययन किया जाने लगा, तो उसी को क्या कह दिया, बाल विकास कह दिया। अब बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालक के मन और व्यवहारों को भली भांति समझा जाता था, मतलब बालक किस प्रकार का व्यवहार कर रहा उसको तो इसमें हम समझ लेते थे बाल मनोविज्ञान में। और बालक की स्मृति का कितना विकास हुआ है, जीवन काल की परिस्थितियों से बालक ने क्या प्रेरणा ग्रहण की है, इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना ही बाल मनोविज्ञान का उद्देश्य था। फिर देखिए बाल विकास का इतिहास देखेंगे थोड़ा कि बाल विकास की जो हिस्ट्री है वो क्या रही। तो बाल विकास बाल मनोविज्ञान का आधुनिक या विस्तृत रूप, पहले तो बाल विकास नहीं था, पहले तो बाल मनोविज्ञान ही था, लेकिन जब इसका विकास क्षेत्र विस्तृत हुआ तो उसी को बाल विकास कहने लगे। फिर बालक की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक आदि पक्षों में परिपक्वता का होना ही क्या कहलाया, आपका बाल विकास कहलाने लगा।
अब 17वीं सदी तक बालक के विकास के अध्ययन को कोई महत्व नहीं दिया जाता था। कब तक? 17वीं सदी तक। लेकिन आप देखेंगे जब 21वीं सदी आई थी तो 21वीं सदी को बालक की सदी कहा गया था, ऐसा थॉर्नडाइक ने कहा था। तो 21वीं सदी में बालक पर सबसे ज़्यादा प्रयोग हुए, उसके सबसे ज़्यादा अध्ययन शुरू हुए थे। ठीक है, 17वीं सदी तक बालक के विकास के अध्ययन को कोई महत्व नहीं दिया जाता था, परंतु प्राचीन काल से ही कई दार्शनिक बालक के विकास के अध्ययन के लिए निरंतर प्रयास कर रहे थे। अब सबसे पहले जो आए प्लेटो महोदय आए, ये यूनानी या ग्रीस से थे और इनका ये टाइम पीरियड आपको याद रखना है 427 से 344 ईसा पूर्व। तो इन्होंने अपनी पुस्तक दी एक द रिपब्लिक। डायरेक्ट पूछ लेते हैं द रिपब्लिक पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है या इसके जो है मनोवैज्ञानिक कौन है, तो प्लेटो हैं। तो इन्होंने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में इस तथ्य को स्वीकार किया था कि बाल्यावस्था का जो प्रशिक्षण है, मतलब जब बच्चे को बाल्यावस्था में प्रशिक्षित किया जाता है तो इसका प्रभाव बालक के बाद की व्यावसायिक दक्षता और समायोजन पर पड़ता है। ठीक, मतलब जो शुरुआत में बच्चे को हम सिखा देते हैं उसका प्रभाव पूरे जीवन भर देखने को मिलता है, ऐसा कहा था प्लेटो महोदय ने। फिर आए बाल विकास के बारे में प्रथम बार वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया, तो ये क्वेश्चन बनते हैं। तो बालक के विकास का प्रथम बार जो वैज्ञानिक अध्ययन वो 18वीं सदी या इसको 1774 ईस्वी कहेंगे, इसमें पेस्टालॉजी ने प्रस्तुत किया। ये फैक्ट आपको मोस्टली याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। और इन्होंने जो अध्ययन किया था इनका यह विवरण अपने स्वयं के 3.5 वर्षीय जो पुत्र था उस पर बेबी बायोग्राफी यानी बाल कथा पर आधारित था। तो ये क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहली बार बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? पेस्टालॉजी ने। किस पर किया? अपने स्वयं के 3.5 वर्षीय पुत्र पर। और किस पर आधारित था? तो बेबी बायोग्राफी पर। नेक्स्ट है जर्मनी के चिकित्सक डॉक्टर टाइडमैन आए और इन्होंने सन 1787 ईस्वी में अपने बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास का निरीक्षण करके विवरण दिया। फिर देखिए ये फैक्ट के रूप में क्वेश्चन उठते हैं तो इनको आपको याद रखना है। बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? तो जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स ने किया था। फिर 19वीं सदी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत होती है। तो पूछता है बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? अमेरिका से। कब हुई? तो 19वीं सदी में। किसने की? तो स्टैनली हॉल ने। और इस आंदोलन के जो जन्मदाता हैं सन 1893 ईस्वी 19वीं सदी में, या तो 19वीं सदी कहेगा या सन बताएगा तो 1893। ठीक है, कहाँ पर? अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके जनक कौन है? तो स्टैनली हॉल हैं। ठीक है, ये इतनी फैक्ट याद रखिए। फिर जो स्टैनली हॉल हैं इन्होंने जो वेलफेयर जो समिति होती है, चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और चाइल्ड स्टडी सोसाइटी अर्थात बाल अध्ययन समिति और बाल कल्याण संगठन ऐसी संस्थाओं की स्थापना किसने की? स्टैनली हॉल ने। तथा बायोग्राफी भी इन्होंने तैयार की थी। तो इतने फैक्ट याद रखिए। ठीक है, फिर देखिए भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत पूछता है तो लगभग 1930 में कोलकाता विश्वविद्यालय में बजूभाई बधेका के प्रयासों से हुई थी। यहाँ बजूभाई बधेका होगा। ठीक है, इनके प्रयासों से भारत में होती है बाल विकास की शुरुआत। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस हैं। वैसे तो कई परिभाषाएं हजारों मिल जाएंगी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपको याद रखनी है। तो बाल विकास के बारे में सबसे पहले बर्क महोदय आए और इन्होंने कहा कि बाल विकास मनोविज्ञान, सारी ये मनोविज्ञान की ही शाखाएं होंगी, चाहे आपकी किशोर मनोविज्ञान हो, चाहे आपकी बाल मनोविज्ञान हो। ठीक है, ये सब आपके इसी के अंतर्गत आने वाली हैं। तो बाल विकास किसकी शाखा है? मनोविज्ञान की, जिसमें जन्म पूर्व अवस्था, जिसे हम जन्म पूर्व अवस्था यानी गर्भावस्था कहेंगे, यहाँ से लेकर के परिपक्व अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। ये बर्क ने कहा था। और क्रो ने क्या कहा था? ये 2 क्रो हैं, एक नहीं, एक एलेक क्रो हैं और एक लीस्टन क्रो हैं। ठीक है, तो बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन है। इन्होंने क्या कहा कि बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था, और ये डेफिनेशन IMP है, याद रखिए कि किसने गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक के प्रारंभ होने वाले जो विकास है बालक का, वो बाल विकास है किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने, लीस्टन क्रो और एलेक क्रो ने। ठीक है, इन्होंने परिपक्व की बात की थी और इन्होंने किशोर अवस्था तक की। तो ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। फिर है बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में अंतर। तो अभी आपको बताया कि बाल मनोविज्ञान के स्थान पर बाल विकास नाम क्यों आया, मतलब परिवर्तन हुआ, क्योंकि विकास के कुछ पक्षों में बाल मनोविज्ञान की अपेक्षा बाल विकास में ढंग के अध्ययन, मतलब बाल मनोविज्ञान में विकास के जो बालक के पक्ष थे
उनका पूर्ण विकास यहाँ नहीं, पूर्ण अध्ययन नहीं हो पा रहा था, जबकि बाल विकास में विस्तृत अध्ययन हो पा रहा था। इस कारण से बाल मनोविज्ञान को बदलकर बाल विकास कर दिया गया। बाल मनोविज्ञान में बालक का व्यवहार जिस वातावरणीय परिवेश में होता है, मतलब बालक जिस परिवेश से है वहाँ जैसा व्यवहार है, रहन सहन है, रीति रिवाज हैं, उन पर कम ध्यान दिया जाता था। कहाँ? बाल मनोविज्ञान में। लेकिन जब बाल विकास में बालक का अध्ययन किया गया तो जब बालक के वातावरण के प्रभाव को यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाने लगा। ठीक, फिर बाल मनोविज्ञान विकास, व्यवहार या विषय वस्तु पर अधिक ध्यान देता था। किस किस पर? विकास, डेवलपमेंट पर, व्यवहार, बिहेवियर और विषय वस्तु पर। जबकि बाल विकास जो होता था उसकी प्रक्रिया पर बल देता था कि यहाँ पर जो प्रक्रियाएं घटित हो रही वो किस प्रकार से, क्यों, कैसे हो रही हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेस्ट माना गया। फिर बाल मनोविज्ञान में गर्भ से लेकर बाल्यावस्था तक का अध्ययन होता था। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि बाल विकास में अध्ययन होता है कहाँ से कहाँ तक, तो आपको बताना है कि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, और यही डेफिनेशन किसकी है? आपकी क्रो एंड क्रो की है। ठीक है, अब देखिए अधिगमकर्ता का विकास और अभिवृद्धि, आपका मुख्य टॉपिक तो यहाँ से स्टार्ट होता है कि जो अधिगम करता है, मतलब जो अधिगम करने वाला है, उसमें विकास और अभिवृद्धि, आपका डेवलपमेंट और जो ग्रोथ होती है वो किस तरीके से होती है। तो अभिवृद्धि का, विकास की प्रक्रियाएं, जो अभिवृद्धि है और विकास है उसकी प्रक्रियाएं उसी समय से प्रारंभ हो जाती हैं जिस समय से बालक का गर्भाधान होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि बालक में विकास की शुरुआत कब से होती है? तो जब बालक गर्भ में रहता है, गर्भाधान से ही शुरू होती है, चाहे विकास हो या अभिवृद्धि हो। तो यह प्रक्रियाएं उसके जन्म के बाद भी चलती रहती हैं। इसी के फलस्वरूप वह विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। विभिन्न अवस्थाएं, जैसे बालक का विकास गर्भ से शुरू हुआ, फिर गर्भावस्था से बालक जो है विकास और अभिवृद्धि होते होते कहाँ पहुँच जाएगा? शैशवावस्था में, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। ठीक है, इस तरीके से फिर वृद्धावस्था। तो अलग अलग विद्वान आते गए, अपने अपने सिद्धांत दिए और उनमें अलग अलग अवस्थाएँ बताई हैं। ठीक है, उनका वर्गीकरण किया है। तो इसी के फलस्वरूप वह विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है जिसमें उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास होता है। तो आपको यहाँ पर बता दें कि अभिवृद्धि क्या होती है, तो आपके शरीर के अंगों में होने वाली, जैसे लंबाई है, चौड़ाई है, इनका बढ़ना अभिवृद्धि होगा। मतलब जिसको हम माप सकते हैं, क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। लेकिन जो विकास होता है यह आपका जो है हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, मतलब आंतरिक होता है विकास। जैसे आपकी जो है ऊंचाई बढ़ गई तो आपको दिखाई थोड़ी ना दी कि आपकी ऊंचाई बढ़ रही है, सॉरी ऊंचाई नहीं आएगा इसमें, आपकी जो है जैसे व्यवहार, बिहेवियर, चीज़ें आप आगे आपको यहाँ पर बताएंगे कि क्या होता है विकास। अब देखिए, मानव विकास का प्रारंभिक काल ही बाल विकास है। मानव विकास के सभी पहलुओं का अध्ययन विकासात्मक मनोविज्ञान में होगा। क्वेश्चन पूछेगा विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आपको बताना है जीन पियाजे हैं। कौन है? जीन पियाजे को जो है विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। इसके अंतर्गत गर्भ से लेकर जीवन पर्यंत चलने वाली क्रियाओं का अध्ययन यहाँ किया जाता है, मतलब विकास में। ठीक है, तो विकास गर्भ से लेकर, मतलब गर्भ से ही शुरुआत हो जाती है लेकिन जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे वृद्धि होती है तो एक समय के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास आपका जीवन पर्यंत चलेगा। विकास के साथ ही अभिवृद्धि का प्रत्यय जुड़ा है। सामान्यतः दोनों को भ्रमवश एक ही मान लेते हैं हम कि दोनों एक ही हैं, एक दूसरे के पर्याय हैं। मतलब जो अभिवृद्धि होती है वो सीमित होती है, जबकि विकास आपका व्यापक होता है। अभिवृद्धि के अंतर्गत ही आपका, सॉरी विकास के अंतर्गत ही आपकी अभिवृद्धि आ जाती है। ठीक है, ना कि विकास के अंतर्गत अभिवृद्धि। तो ये डाउट बनता है बच्चों का। अभिवृद्धि सीमित है, मतलब जो विकास है वो व्यापक है, तो अभिवृद्धि किसके अंतर्गत आएगी? व्यापक के अंतर्गत। अब अभिवृद्धि देखिए क्या होती है, शारीरिक अंगों में होने वाली वृद्धि। जब मनुष्य में संपूर्ण विशेषताएं जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक श्रृंखला को ये दर्शाता है। तो देखिए, जैसे हमने कह दिया यहाँ पर इतने सारे विकास दिए गए हैं कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक परिवर्तन। तो ये जो परिवर्तन है इस किस में होंगे? आपके विकास में। मतलब विकास के अंतर्गत ये सब चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन जब हम वृद्धि की बात करेंगे तो इनमें से केवल जो शारीरिक पक्ष में होती है वो आपकी वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। जैसे आपकी बुद्धि का बढ़ना क्या है? क्या बुद्धि का बढ़ना क्या है आपकी? जैसे आप में तर्क क्षमता का विकसित हो जाना क्या है? जैसे आप कोई समस्या को समाधान कर लेते हैं, समस्या समाधान क्या है? तो ये सब आपके क्या हैं? विकास के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र होंगे। और ये सब किस विकास के अंतर्गत आएंगे? तो मानसिक विकास के अंतर्गत। जैसे संवेगात्मक की बात करते हैं हम, जैसे हमने कह दिया आपको क्रोध आ गया। ठीक है, क्या आ गया? क्रोध। आपको किसी चीज़ का भय लगने लगा।
ठीक है। जैसे आपके अंदर जिज्ञासा आ गई, तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? संवेगात्मक विकास के अंतर्गत। अब सामाजिक दिया है तो जैसे हमने कह दिया सहनशीलता, मतलब समाज में लड़ाई झगड़ा हो गया और आप सहनशील हैं, ठीक है, आत्मविश्वासी हैं, तो ये सामाजिक विकास। तो ये आप इसको शारीरिक तो नहीं कहेंगे, मतलब ये सब आपके विकास के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र होंगे। तो जब इन सभी क्षेत्रों में वृद्धि और विकास होता है, जब इन सभी क्षेत्रों में परिवर्तन होते हैं तो वो विकास के अंतर्गत आते हैं। और जब केवल शारीरिक के अंतर्गत होंगे तो वो आपके किस में आ जाएंगे? अभिवृद्धि, जिसे हम वृद्धि कहते हैं। अब आप कहेंगे कि क्या शारीरिक जो विकास होता है वो विकास के अंतर्गत नहीं आएगा? तो शारीरिक में ये सब आ जाएंगे। इसीलिए तो कहा कि जो अभिवृद्धि है वो विकास के अंतर्गत ही आती है। तो सब में जब परिवर्तन होता तो विकास है, और केवल शारीरिक जैसे लंबाई चौड़ाई का बढ़ना तो ये वृद्धि होती है, ठीक है। अब आप कहेंगे, यहाँ से आप कई क्वेश्चन बना सकते हैं कि जब एक पक्ष में हो रहा है तो वृद्धि कैसी होती है? एकल पक्षीय होती है, जबकि विकास कैसा होता है? बहुपक्षीय यानी मल्टी डायमेंशनल होता है। विकास और वृद्धि का क्षेत्र किसका सीमित है? तो वृद्धि का क्षेत्र सीमित है। विकास का क्षेत्र कैसा होता है? व्यापक होता है। तो देखिए, अब अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग, जिसे हम ग्रोथ कहते हैं, तो शरीर और उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है, और इसको हम माप तौल सकते हैं, जबकि विकास को हम माप तौल नहीं सकते हैं। अब देखिए, विकास यानी डेवलपमेंट का संबंध अभिवृद्धि से होता है, मतलब शारीरिक पक्ष में भले हो रही लेकिन वो विकास के अंतर्गत भी आएगी। जैसे हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होती है, और तो देखो, हड्डियों में लंबाई में वृद्धि हुई तो ये वृद्धि है, लेकिन जब यही हड्डियां मजबूत होकर के बढ़ करके विकसित हो जाती, हष्ट पुष्ट हो जाती हैं, तो फिर ये विकास कहा जाएगा। क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब फिर इन हड्डियों में कोई वृद्धि नहीं होगी, ये थम जाएंगी, ठीक है, तो फिर जो होता है वो विकास कहलाता है। अब श्रीमती हरलॉक, जो कि विकास के क्षेत्र में इनका बहुत ही सराहनीय योगदान रहा है, तो इनसे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो इन्होंने, जो बालक है वो गर्भ में आता है, और गर्भ में आने से लेकर मृत्यु तक बालक में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? तो जो श्रीमती एलिजाबेथ हरलॉक हैं, ये महिला हैं, इन्होंने जन्म से लेकर के यानी गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु पर्यंत बालक में 4 प्रकार के परिवर्तन बताए हैं। पहला, आकार में परिवर्तन होता है, अनुपात में परिवर्तन, पुराने चिन्हों में लोप और नए चिन्हों का उदय होता है, ठीक। तो आकार में परिवर्तन कैसा? कि यह शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से प्रत्यक्ष दिखाई देता है, जैसे अंगों की ऊंचाई, वजन व आकार में वृद्धि, शब्द भंडार, कल्पना शक्ति, चिंतन, तर्क, स्मरण आदि। अनुपात में परिवर्तन मतलब बालक में आयु के साथ साथ अनुपात में भी परिवर्तन, अर्थात बालक पहले कल्पनाशील होते हैं, मतलब वो कुछ स्वप्न टाइप के होते, जो कल्पना बना लेते अपने आप से, उनको भी सत्य मान लेता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो उसका विकास होता जाता है तो फिर वो वास्तविकता से परिचित होता है। अर्थात बालक के शारीरिक विकास और मानसिक विकास में आनुपातिक अंतर देखने को मिलता है। पुराने चिन्हों का लोप होता है, जैसे दूध के जो दांत होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं, और नए चिन्हों का उदय होता है, जैसे दूध के दांत समाप्त होते हैं तो उसके बाद आपके जो हैं ओरिजिनल टीथ जो होते हैं वो उग जाते हैं। स्थायी दांत तथा दाढ़ी मूंछ का उगना, ये सब नए चिन्हों का उदय है, ठीक है। तो ये परिवर्तन इन्होंने बताए थे। फिर है वृद्धि और विकास में अंतर। तो वृद्धि शरीर के केवल एक पक्ष में होती है, और वो पक्ष कौन सा है? अभी आपको बताया, वो है शारीरिक पक्ष। वृद्धि केवल शारीरिक पक्ष में होगी, ये वृद्धि के बारे में दिए हैं। तो वृद्धि जब शारीरिक पक्ष में हो रही है तो एकल पक्षीय है, एक पक्षीय है। फिर शरीर की लंबाई चौड़ाई आदि या भार में वृद्धि होना क्या कहलाता है? आपकी वृद्धि या अभिवृद्धि कहलाती है। वृद्धि प्रत्यक्ष या मूर्त होती, हम देख सकते हैं, ठीक है। वृद्धि जैसे आपकी लंबाई बढ़ गई तो हम देख पा रहे हैं, चौड़ाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, इसको हम तौल सकते हैं, ठीक है। तो प्रत्यक्ष या मूर्त होती, जबकि विकास अमूर्त या अप्रत्यक्ष होगा। वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता, मतलब बाहरी होता है। वृद्धि हमें बाह्य रूप से दिखाई देती है, जबकि विकास आंतरिक होगा, ठीक है। वृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है, उसके बाद रुक जाती है। वृद्धि को माप तौल सकते हैं, तो एक क्वेश्चन बनता है कि वृद्धि होती है। अब ऑप्शन देगा परिमाणात्मक, तो मतलब जिसको हम बता सकते, संख्या में बता सकते, व्यक्त कर सकते हैं। मात्रात्मक या संख्यात्मक होती, जैसे किसी की लंबाई बढ़ गई तो हम कहेंगे 5 फीट का है, ठीक है। या चौड़ाई का बढ़ना, इतनी चौड़ाई है, ठीक है, इतना भार है, तो मतलब संख्यात्मक है।
वृद्धि केवल आकार बढ़ने से संबंधित है। वृद्धि में केवल रचनात्मक परिवर्तन होते हैं, जैसे कोई चीज़ बढ़ रही मतलब वो ग्रोथ कर रहा है, रचनात्मक परिवर्तन। लेकिन आपका जो विकास होगा उसमें रचनात्मक परिवर्तन तो होंगे ही, साथ ही साथ आपके विनाशात्मक परिवर्तन भी होंगे कि यहाँ तो मतलब रचना यानी ग्रोथ होती जा रही है, ठीक है, यहाँ ग्रोथ होती जा रही है, लेकिन जब उसका बुढ़ापा आता है तो धीरे धीरे वह विनाश की ओर भी आता है। मतलब एक समय ऐसा आएगा कि उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। तो इस सब के सब आपके विकास में आएंगी। तो वृद्धि केवल रचनात्मक होती है, अतः वृद्धि विवृद्धि सूचक होती है, विवृद्धि सूचक, ठीक है। अभी आप पढ़ेंगे विकास विवृद्धि सूचक और ह्रास सूचक होगा। ह्रास यानी फिर एक समय के बाद वो घटने लगता है शरीर। वृद्धि रेखीय होती है, मतलब एक क्रम में चलती है, जबकि आपका विकास होगा वो कैसा होगा, इस तरीके से होगा। वृद्धि की दिशा अनिश्चित होती है, मतलब वृद्धि की दिशा अनिश्चित, जबकि विकास निश्चित रहेगा। अब देखिए विकास, तो वृद्धि विकास का ही एक हिस्सा है, बार बार बता चुके। विकास संपूर्ण पक्ष में होगा, यानी बहुआयामी। संपूर्ण पक्ष माना शारीरिक, मानसिक, विकासात्मक, ठीक है, हर जगह। सामाजिक विकास का स्वरूप बाह्य भी होगा और आंतरिक भी होगा। ऐसा नहीं कह सकते कि केवल बाह्य या आंतरिक है, दोनों होगा, क्योंकि वृद्धि भी आपका विकास का हिस्सा है। विकास जीवन पर्यंत चलता है, जबकि वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। विकास कैसा होता, व्यापक। वृद्धि कैसी थी, सीमित। विकास जो है परिमाणात्मक तो होगा ही, साथ ही साथ गुणात्मक भी होता है। कैसा होता, गुणात्मक, याद रखिए। नेक्स्ट है विकास में रचनात्मक परिवर्तन और विनाशात्मक दोनों शामिल हैं। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास विवृद्धि सूचक और ह्रास सूचक होता है, मतलब वृद्धावस्था या मृत्यु की ओर जाना ह्रास सूचकता है। विकास की दिशा कैसी होती है, निश्चित। विकास अमूर्त, मतलब दिखाई नहीं देता है। विकासात्मक परिवर्तन प्रायः व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार सीटेट में। विकास बहुत ही लचीला होता है, मतलब विकास कैसा होता है, लचीला होता है। विकास संचयी होता है, मतलब इसकी आवृत्ति होती है। कैसे आवृत्ति, कि जो आपके लक्षण आपको शैशवावस्था में देखने को मिलते हैं, जैसे अपने आप से प्रेम करना, ठीक है, तो संचयी का मतलब है कि ये आपको अगली किसी अवस्था में फिर से दोबारा देखने को मिलेगा, मतलब दोहराया जाएगा। तो शैशवावस्था में बच्चा केवल अपने आप से, तो यही आपको पुनरावृत्ति मिल जाएगी आपकी किशोर अवस्था में, कि यहाँ पर भी बालक केवल स्वयं से प्रेम करेगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ विशेषताएं होती हैं, इस कारण विकास को संचयी कहा गया। विकास पूर्वानुमेय होता है, मतलब पूर्वानुमेय का मतलब कि किसी बालक को हम जन्म के समय ही बता सकते हैं कि वो किस टाइप का होगा, किस क्षेत्र में ये अच्छा करेगा। मतलब कहते हैं ना, लालन के गुण पालन में दिखते हैं, इस तरीके से। विकास एकीकृत होता है। एकीकृत का मतलब क्या होगा, यहाँ एकल नहीं समझना। एकीकृत का मतलब है कि जितने भी विकास के पक्ष हैं, शारीरिक पक्ष हैं, मानसिक पक्ष हैं, सामाजिक पक्ष हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यदि आपका शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है तो ऑब्वियसली आपके सब के सब विकास अवरुद्ध हो जाएंगे, ठीक है, अर्थात एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। विकास प्रासंगिक होता है। प्रासंगिक मतलब ऐतिहासिक, परिवेशी और सामाजिक सांस्कृतिक घटकों से प्रभावित होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट, ये याद रखना है आपको, क्वेश्चन बन जाता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है और सरल से जटिल की ओर तथा एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों की ओर होता है, ये याद रखिए। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरीके से बनते हैं। जैसे दिया है विकास होता है तो कैसा होता है, अभी आपको बताया। वृद्धि की बात करता है तो वृद्धि केवल आपकी मात्रात्मक होती है। विकास कैसा होता है, गुणात्मक होता है। लेकिन ये दोनों ऑप्शन यहाँ गलत हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ एक ऑप्शन दिया है सही, मात्रात्मक और गुणात्मक, जो कि विकास होता है, ठीक है। फिर दिया है निम्न में से कौन सा कथन सही है। अभिवृद्धि विकास का हिस्सा है। विकास अभिवृद्धि का हिस्सा है। विकास एक निश्चित समय तक चलने वाली क्रिया। विकास एक संकुचित अवधारणा है। तो देखिए, अभिवृद्धि विकास का हिस्सा है, ये बिल्कुल सही है। विकास अभिवृद्धि का हिस्सा कभी नहीं हो सकता। विकास निश्चित समय तक नहीं बल्कि लगातार जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, ये भी गलत। विकास संकुचित नहीं बल्कि व्यापक अवधारणा है। तो करेक्ट आंसर ए आपके किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए ही क्वेश्चन है और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं। अब देखिए अगला है विकास के परिवर्तन कैसे होते हैं। तो यदि वृद्धि की बात करते हैं तो वृद्धि में केवल रचनात्मक और विकास जो होता है इसमें जो परिवर्तन वो रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों होते हैं। ऑप्शन सी सही है। फिर एक कथन दिया है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं होता। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि जितनी अभिवृद्धि या वृद्धि हो रही उतना ही विकास होगा।
अभिवृद्धि से कहीं अधिक होता है आपका विकास, और यह जन्म से लेकर गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते, बताइए विकास को किसने प्रगतिशील कहा है? तो श्रीमती एलिजाबेथ हरलॉक ने कहा है, याद रखिए। बहुत सराहनीय योगदान इनका विकास के क्षेत्र में रहा। फिर दिया है, हरलॉक ने जो परिवर्तन बताए हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास में, वो कौन कौन से हैं, इनमें से एक कौन सा नहीं है, ये हमें बताना है। तो ये बताया इन्होंने आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, नए चिन्हों का विकास, ये नहीं बताया, और यही सही है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, पीछे नहीं दिया है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ होता यदि कि नए चिन्हों का विकास और पुराने चिन्हों का यहाँ पर हो जाता लोप, ठीक है, तो सही होता। तो यहाँ हमें नहीं बताना था, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। फिर दिया है, कोशीय गुणात्मक वृद्धि किसने कहा है? तो ये फ्रैंक का कथन है, ऑप्शन ए। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर क्रमिक या संगत परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, देखो अभी बताया, उत्तरोत्तर कह दें, प्रगतिशील श्रृंखला कह दें, किसने कहा है? हरलॉक ने कहा है। विकास कैसा होता है? तो अभी आपको बताया, सामान्य से विशिष्ट होता है, नियम से उदाहरण, सरल से जटिल, सब सही ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के सेशन में आप समझ पाए होंगे कि वृद्धि और विकास क्या होता है। यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर पूछें। अगले सेशन में हम पढ़ेंगे विकास के आयाम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। शारीरिक विकास के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कह दिया आपसे कि जो बुद्धि है वो किस विकास के अंतर्गत आएगी, बुद्धि किसका हिस्सा है? तो मानसिक विकास का हिस्सा है। जैसे कह दिया सहनशीलता या संवेदनशीलता किसका हिस्सा है? नैतिक विकास के अंतर्गत। तो ये विकास के आयाम से आपके 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर हम विकास के सिद्धांत ऐसे ऐसे आपके सारे चैप्टर क्लियर करवाते चलेंगे। तो आप क्लास से ज़रूर जुड़े रहिएगा, और यदि आपको क्लास पसंद आती है तो शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।